नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार गिरी GLCIS में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर से हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था मॉड्यूल की शुरुआत करेंगे। तो ये हमारा आज पहला लेक्चर है और हम लोग सबसे पहला टॉपिक राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वहाँ के फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करने के लिए कई सारे पैरामीटर्स का हम इस्तेमाल करते हैं उस देश की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करने के लिए। उसी फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करने के लिए जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। नेशनल इनकम की अवधारणा को समझने के लिए हमें GDP की कंसेप्ट को पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। देखिए, किसी भी इकोनॉमी में किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में, किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी एक फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष का मतलब जैसे आपको पता होगा कि भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। ये जो 12 महीने हैं इसको वित्तीय वर्ष बोलते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था में एक फाइनेंशियल ईयर में जो गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु एवं सेवाएं, इन वस्तु एवं सेवाओं का जो प्रोडक्शन हुआ यानी उत्पादन, इन वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में एक साल में जिन वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसके मॉनेटरी वैल्यू को हम GDP कहते हैं। एक चीज़ हमें ध्यान से समझनी है, सबसे पहले GDP को या तो रुपये या फिर डॉलर या फिर किसी दूसरे करेंसी में हम एक्सप्रेस करते हैं। GDP को हम लोग डॉलर, रुपये या किसी भी दूसरे करेंसी में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें GDP में हमें मॉनेटरी वैल्यू पता करनी है। किस चीज़ की मॉनेटरी वैल्यू यानी किस चीज़ की मौद्रिक वैल्यू? गुड्स एंड सर्विसेज की। उन गुड्स एंड सर्विसेज का जिसका प्रोडक्शन किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर की हम बात करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर में जिस वस्तु एवं सेवा का उत्पादन हुआ है उसकी मॉनेटरी वैल्यू की उस देश की GDP बोलते हैं उस वर्ष के लिए। एक चीज़ हमें समझनी है कि GDP के लिए अगर कोई हम पर्यायवाची शब्द उपयोग में कर सकते हैं वो है प्रोडक्शन। GDP के लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो है प्रोडक्शन, यानी अल्टीमेटली GDP हमें देश की आउटपुट बताता है। और आउटपुट किस चीज़ की? वही गुड्स एंड सर्विसेज की। अब हम दो तीन चीज़ें समझनी है GDP से संबंधित, उसको हम समझते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं कि GDP की, और GDP में हम देख रहे हैं प्रोडक्शन की। अब ये प्रोडक्शन अगर देश की अर्थव्यवस्था में होगा तो प्रोडक्शन करने वाला कोई भी हो सकता है, वो एक इंडियन भी हो सकता है, वो एक विदेशी भी हो सकता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो उत्पादन होना है वो देश की इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। इकोनॉमिक टेरिटरी, देखिए, ज्योग्राफिकल टेरिटरी होती है और एक इकोनॉमिक टेरिटरी होती है। इकोनॉमिक टेरिटरी कहने का मतलब ये है कि जैसे कोस्टल जो एरिया होता है उस कोस्टल एरिया से के अंदर में जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होते हैं वहाँ तक हमारा राइट होता है प्रोडक्शन करने का। अगर यहाँ पे इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर में भी हम उत्पादन कर सकते हैं। इस पूरे इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर में जिन वस्तुओं का उत्पादन होगा या सेवाओं का उत्पादन होगा उसको हम अपने देश की GDP में काउंट करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह उत्पादन किसी भारतीय के द्वारा भी हो सकता है या किसी विदेशी के द्वारा भी हो सकता है। मतलब उत्पादन कोई भी करे, बट हाँ, उत्पादन भारत के सीमा के भीतर होना चाहिए। अगर उत्पादन भारत के सीमा के भीतर हुआ है तो उसको हम अपने देश की GDP में काउंट करेंगे। जो दूसरा टर्म आता है उसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो हमने GDP को समझा कि GDP में प्रोडक्शन कोई भी करे, प्रोडक्शन भारत के सीमा के भीतर होना चाहिए और वो प्रोडक्शन की मॉनेटरी वैल्यू को हम GDP कहते हैं। GNP में यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उत्पादन कहीं भी हो, चाहे वो भारत में हो या वो विदेश में हो, इंडिया में हो या किसी फॉरेन लैंड पे हो, उत्पादन कहीं भी हो सकता है। यानी लोकेशन पूरा वर्ल्ड हो सकता है, पूरा विश्व हो सकता है, लेकिन उत्पादन करने वाली इकाई यूनिट हमेशा इंडियंस होंगे।
उत्पादन इंडियंस के द्वारा होना चाहिए, किसी इंडियन व्यक्ति के द्वारा, किसी इंडियन फर्म के द्वारा, कंपनी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा अगर होता है उस उत्पादन को, यानी वो जो प्रोडक्शन होगा जो किसी इंडियंस के द्वारा किया जाएगा, उस प्रोडक्शन के मॉनेटरी वैल्यू को, मौद्रिक मूल्य को हम जीएनपी में काउंट करेंगे। तो हमें दो बात ध्यान में रखनी है कि जीडीपी के अंदर में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन यानी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होना चाहिए बाय एनीवन, कोई भी हो सकता है, और जीएनपी में प्रोडक्शन कहीं भी हो सकता है, एनीवेयर, कहीं भी हो सकता है, बट हमेशा बाय इंडियन। प्रोडक्शन जीएनपी में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रोडक्शन सिर्फ इंडियंस के द्वारा हम काउंट करेंगे, जबकि जीडीपी में प्रोडक्शन किसी के द्वारा भी हो, बट प्रोडक्शन इंडिया के अंदर में होना चाहिए। तो हमें इस कंसेप्ट को समझ में आ गया है। ध्यान से समझिएगा, जीडीपी और जीएनपी दोनों सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए हम काउंट करते हैं और हमेशा इसकी मॉनेटरी वैल्यू के टर्म्स में इसको हम एक्सप्रेस करेंगे, उसके मौद्रिक मूल्य में हम एक्सप्रेस करेंगे। अब हम जीडीपी और जीएनपी इन दोनों के बीच में रिलेशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हम एक तरफ लिखते हैं जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी जो उत्पादन हुआ है वो किसी भारतीय के द्वारा किया गया है और वो कहीं भी हो। हमें पता है कि 99.99% इंडियंस तो इंडिया में होंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ भारतीय अलग अलग देशों में भी रह रहे, उनके कंट्रीब्यूशन को भी हम देखेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा हम चार्ट बनाते हैं। सपोज ये इंडिया है, मैप पे मत जाइए, ये हम इंडिया की बात करते हैं। अगर इंडिया की जीडीपी की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर में प्रोडक्शन इंडियंस भी कर रहे हैं, और जो भारतीय प्रोडक्शन कर रहे हैं सपोज उसकी वैल्यू 100 रुपये के बराबर है, और जो विदेशी भारत में रह के प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो फॉरेनर्स हैं जो प्रोडक्शन इंडिया में रह के कर रहे हैं, उनकी वैल्यू 50 रुपये के बराबर है, ठीक है। उसकी वैल्यू 50 रुपये के बराबर है। तो टोटल हमारी जीडीपी कितनी हो जाएगी? हमारी जीडीपी हो जाएगी ₹100 प्लस ₹50 इज इक्वल टू ₹150। तो ये हमारे देश की जीडीपी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, इसीलिए हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्रोडक्शन करने वाला कौन है, वो इंडियन है या कोई फॉरेनर है, प्रोडक्शन बस इंडिया में होना चाहिए। हमने देखा कि भारत में जो प्रोडक्शन हो रहा है किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, वो इंडियंस का उसमें कंट्रीब्यूशन 100 रुपये का है, और जो फॉरेनर है उसका कंट्रीब्यूशन 50 रुपये का है। तो जीडीपी क्या हो जाएगी? 100 प्लस 50 इज इक्वल टू ₹150। ये इस फाइनेंशियल ईयर में, सपोज फाइनेंशियल ईयर हम 1920 की बात करें तो 1920 में भारत की जीडीपी होगी ₹150। सपोज जो इंडियंस हैं यूके में भी रहते हैं, इंडियंस यूएसए में भी रहते हैं, इंडियंस अलग अलग चाइना में भी रहते हैं, और अलग अलग देश में भी होंगे इंडियंस। अगर यूके के भी लोग होंगे, दूसरे देशों के लोग भी होंगे, और इंडिया के लोग भी होंगे। हमें सिर्फ इंडियंस के कंट्रीब्यूशन को देखना है। यूके में जो इंडियंस रह रहे हैं, उन्होंने जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया यूके में, उनकी वैल्यू सपोज ₹10 है। मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज इंडियंस ने यूके में रहकर प्रोड्यूस किया, उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है? ₹10। जो इंडियंस यूएसए में रह रहे हैं, सिलिकॉन वैली भरी पड़ी है इंडियन से, तो जो इंडियंस यूएसए में रह रहे हैं, उन्होंने जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, उसकी मॉनेटरी वैल्यू सपोज ₹20 है। और जो इंडियंस चाइना में रह रहे हैं और उन्होंने जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया चाइना में रह के, चाइना के टेरिटरी में, उसकी वैल्यू कितनी है? सपोज ₹5 है, सॉरी ₹5 है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यूके में जो इंडियंस है उन्होंने ₹10 का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, जो इंडियंस यूएसए में हैं उन्होंने ₹20 के बराबर का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, और जो इंडियंस चाइना में हैं उन्होंने ₹5 के बराबर का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है। अब हम देखते हैं जीएनपी क्या होगा। हमें पता है कि यहाँ पे जो जीएनपी के कैलकुलेशन में सिर्फ इंडियंस के कंट्रीब्यूशन को हम देखते हैं, चाहे उन्होंने कहीं भी प्रोडक्शन किया हो। तो इंडियंस का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना है? ₹100 प्लस यहाँ पे ₹10। तो जीएनपी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ₹100, ₹100 प्लस ₹10, जो इंडियंस यूके में रह के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं,
प्लस ₹20। जो इंडियंस यूएसए में रह के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी वैल्यू है ₹20 प्लस ₹5। जो इंडियंस चाइना में रह के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सपोज सिर्फ इंडियंस इन्हीं तीनों कंट्री में है। अभी हम एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं, तो हमारे देश की जीएनपी कितनी हो जाएगी? 100, 10, 30, 135। मतलब हमारे देश की जीएनपी हो जाएगी 135। और जीडीपी हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है, जीडीपी कितना है? 150, क्योंकि जीडीपी में कैलकुलेशन में प्रोडक्शन सिर्फ इंडिया के अंदर देखना है। हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी में जो प्रोडक्शन हुआ है उसी को हम देखेंगे जीडीपी में, और वह है 150। अब हमें पता चल गया कि जीडीपी है ₹150, जीएनपी है ₹135। अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो जीएनपी बराबर क्या जीडीपी होगा क्या? अगर हम ऐसा लिखें तो इसमें एरर है। जीएनपी एक अलग कंसेप्ट है और जीडीपी एक अलग कंसेप्ट है, तो दोनों बराबर तो नहीं हो सकता है। बट हम देखेंगे कौन सा रिलेशन स्टैब्लिश होगा। हमें पता है कि जीएनपी में सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के कंट्रीब्यूशन को लिखना है। जीएनपी में सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के द्वारा जो उत्पादन हुआ है वस्तु एवं सेवा का, सिर्फ उस कंट्रीब्यूशन को लिखना है जीएनपी में। जबकि जीडीपी में सारे भारतीय कवर नहीं होते हैं, सिर्फ भारत के अंदर में रहने वाले भारतीय कवर होते हैं। ये सारे भारतीय तो कवर नहीं होंगे। और इसके अलावा इसके अंदर में फॉरेनर का कंट्रीब्यूशन जो इंडिया में है वो भी इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले हम इस फॉरेनर को बाहर करेंगे, तो माइनस फॉरेनर्स कंट्रीब्यूशन, फॉरेनर्स कंट्रीब्यूशन, और मैं बोल सकता हूं कि ये फॉरेनर जो इंडिया में रह रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो अब देखिए जीडीपी कितनी थी? 150 रुपये, 150। इस 150 रुपये की जीडीपी में 50 रुपये का कंट्रीब्यूशन किसका था? किसी फॉरेनर का था। गूगल का हो सकता है, फेसबुक का हो सकता है, कोई विदेशी कंपनी है उसका कंट्रीब्यूशन है 50 रुपये का। तो हमने उस 50 रुपये को तो माइनस कर दिया, यानी 150 में से 50 रुपये माइनस कर दिए। तो ये जो टर्म बता रहा है, ये पूरा टर्म ये जीएनपी बता रहा है, बट जीएनपी का पूरा जीएनपी नहीं बता रहा है। ध्यान से समझिएगा, ये वाला पूरा टर्म सिर्फ इंडियंस के द्वारा प्रोडक्शन इंडिया में हुआ है वो बता रहा है। 150 माइनस 50, इसका मतलब जो 100 रुपये होंगे, ये 100 रुपये कौन से हैं? ये वाले, ये 100 रुपये हैं जो इंडियंस का कंट्रीब्यूशन है इंडिया के अंदर में। तो सबसे पहले अभी इसको रहने देते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पे, इसके अलावा अब हम जीएनपी को कैलकुलेट करें। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो हमें सभी इंडियंस को इंक्लूड करना है। तो हमने इंडिया के अंदर में तो इंडियंस को इंक्लूड कर लिया। अब हम यूके वाले इंडियन को इंक्लूड करेंगे, यूएसए वाले इंडियन के कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड करेंगे, और चाइना में रह रहे भारतीय के कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड करेंगे। तो हम ऐसा बोल सकता हूँ कि जो इंडियंस यूके में रह रहे हैं उनके द्वारा प्रोडक्शन, प्लस जो इंडियन यूएसए में रह रहा है उसका प्रोडक्शन की वैल्यू, प्लस जो इंडियन चाइना में रह रहा है उसको हम ऐड करेंगे, और साथ ही जो भी देश में इंडियंस रह रहे हैं उनके द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसके वैल्यू को हम ऐड करेंगे। और ये अल्टीमेटली, इसको मैं रफ करता हूँ, इसको यहाँ पे देखते हैं, जीडीपी यानी कि जीएनपी में लिख रहा हूँ, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस फॉरेनर का कंट्रीब्यूशन प्लस इंडियंस का कंट्रीब्यूशन। और ये इंडियंस कौन होंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसे मेजर कर सकते हो, ठीक है। प्लस इंडियंस का कंट्रीब्यूशन जो यूके वाले हैं ना, यूएसए वाले, चाइना वाले, या जो भारतीय अलग अलग देशों में आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं और वस्तु एवं सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को हमने जोड़ दिया। इसी के लिए एक टर्म लिख सकते हैं, जीडीपी प्लस नेट। अच्छा सोचो, जो विदेशी आकर भारत में अर्न करके जा रहे हो कितना है? 50 रुपया। जो विदेशी भारत में आकर वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करे उसकी मौद्रिक मूल्य क्या है? 50 रुपये। और जो भारतीय अलग अलग देशों में वस्तु एवं सेवा का उत्पादन कर रहे हैं उसकी मौद्रिक मूल्य क्या है? 10 प्लस 20, 30 प्लस 5, 35 रुपीज़। मतलब भारत में आकर आर्थिक गतिविधि कर कमाने वाले विदेशी है 50 रुपये, और जो भारतीय अलग अलग देशों में वस्तु एवं सेवा का उत्पादन कर रहे हैं उसकी मौद्रिक मूल्य कितनी है? 35 रुपये। इसी के लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं नेट फैक्टर्ड इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ध्यान से समझिएगा, इसको हमने क्या लिखा? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर्ड इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
अगर आपसे पूछा जाए नेट फैक्टर्ड इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसके अंदर में क्या सम्मिलित है, तो इसके अंदर में सम्मिलित है हर वो इंडियंस का कंट्रीब्यूशन जो भारत के बाहर में किसी दूसरी भूमि के ऊपर में विदेश में रह के वहाँ पे आर्थिक गतिविधि करके और वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करें, उसकी मौद्रिक मूल्य, उसकी मॉनेटरी वैल्यू वो इंडियंस का कंट्रीब्यूशन होगा, माइनस फॉरेनर का कंट्रीब्यूशन, भारत में जो फॉरेनर किसी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करें उसकी मौद्रिक मूल्य, उसको माइनस कर देंगे, तब जो टर्म बनता है उसको बोलते हैं नेट फैक्टर्ड इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं GNP इज इक्वल टू GDP प्लस NFIA। ये रिलेशन है जिसकी हम बात कर रहे थे GDP और GNP के बारे में। और अगर आपसे कोई NFIA के बारे में पूछे तो आप क्या बताओगे, ये है इंडियंस का कंट्रीब्यूशन, इंडियंस का कंट्रीब्यूशन जो विदेश में रह रहे हैं, लिविंग अब्रॉड, माइनस फॉरेनर का कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन किस चीज़ में, प्रोडक्शन में, किस चीज़ के प्रोडक्शन में, वस्तु एवं सेवा का जो उत्पादन हो रहा है उसमें, फॉरेनर कंट्रीब्यूशन इन इंडिया। अब हम देखते हैं कि GDP और GNP में ज़्यादा बड़ा कौन होगा। हमने देखा कि GNP ₹100 जो भारत में रह के भारतीय बना रहा था, प्लस ₹35 था जो भारतीय अलग अलग देशों में रह के वस्तु एवं सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, और ये दोनों मिलकर हो जाता है ₹135। तो ये GNP है। जबकि GDP क्या थी, याद कीजिए, GDP ₹100 प्लस ₹50, जो 100 जो भारतीय के द्वारा उत्पादन में कंट्रीब्यूशन है भारत के अंदर, और ₹50 जो विदेशी के द्वारा उत्पादन में कंट्रीब्यूशन है भारत के अंदर में, और ये दोनों मिलकर हो जाएगा ₹150। एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि जो विदेशी भारत में रह के भारत के अंदर में वस्तु एवं सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, उसकी मौद्रिक मूल्य ज़्यादा है। मतलब हमारे देश के अंदर में विदेशी आकर वस्तु एवं सेवा का उत्पादन में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं बनिस्पत उन भारतीयों का जो अलग अलग देशों में रह के वहाँ पे वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करें उसके कंपेयर में। जब भी किसी देश के अंदर उस देश में विदेशी ज़्यादा आकर कंट्रीब्यूट करेंगे और उस देश के निवासी दूसरे देशों में कम कंट्रीब्यूट करेंगे, उस केस में GNP कम होगा और GDP ज़्यादा होगा। लेकिन जब GDP ज़्यादा हो जाएगी GNP से, इसका मतलब ये है कि उस देश के अंदर में तो उत्पादन वहाँ के लोग कर ही रहे हैं, इसके अलावा उस देश के नागरिक अलग देशों में जाकर भी उत्पादन ज़्यादा कर रहे हैं। किस चीज़ का, वस्तु एवं सेवाओं का। ठीक है, तो हमें GDP और GNP के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। बस दो ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि GDP के अंदर में प्रोडक्शन को हम देखते हैं, उत्पादन को देखते हैं, और ये प्रोडक्शन उस देश की सीमा के भीतर में होना चाहिए, उत्पादन करने वाला कोई भी होगा। जबकि GNP के अंदर में जो प्रोडक्शन देखते हैं, जो उत्पादन देखते हैं, वो उस देश के नागरिक के द्वारा देखा जाता है, और भारत के केस में क्या होगा, वो भारतीयों के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे एक बात याद रखना है कि हमारी टेरिटरी में उत्पादन होना चाहिए। बस इस चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है GDP और GNP के बारे में। अब एक टर्म यूज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्रिशिएशन। क्या बोलते हैं, डिप्रिशिएशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मूल्यह्रास। अभी डिप्रिशिएशन क्या होता है, देखो, जब भी हम किसी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करते हैं, उस वस्तु एवं सेवा का उत्पादन के लिए हमें कुछ इनपुट्स चाहिए, यानी निवेश चाहिए। क्या हम बिना किसी इनपुट के हम किसी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन कर सकते हैं क्या? जवाब है नहीं, हमें कुछ तो इनपुट चाहिए होगा। इस जो इनपुट्स यूज करते हैं अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र के अंदर में, इनको हम 4 भाग में बांटते हैं। इसको पहले को बोलते हैं लैंड, दूसरे को लेबर, तीसरा कैपिटल एंड चौथा एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब ये इनपुट्स क्यों चाहिए? प्रोडक्शन के लिए। इनपुट्स क्यों चाहिए? प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए। किस चीज़ के उत्पादन के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी अपन किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, उसके लिए जो इनपुट्स चाहिए, उन सभी इनपुट्स को हम इन 4 कैटेगरी में रख सकते हैं। इन चारों को बुलाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम डिप्रिशिएशन को समझेंगे, बट पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप समझ लीजिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूमि,
इसको श्रम, इसको पूंजी और इसको उद्यमिता। मतलब अगर किसी भी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन होना है, अगर किसी भी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन है तो ये चारों इनपुट्स तो लगेंगे, तभी जाकर इन वस्तु एवं सेवा का उत्पादन हो सकता है। लैंड का मतलब सपोज जो प्रोडक्शन हो रहा है वो गुड्स है कार। एक एग्जांपल के लिए समझते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को समझने के लिए, कि जो उत्पादन हो रहा है वो है कार का उत्पादन हो रहा है। हमने क्या बोला कि जो वस्तु एवं सेवा का उत्पादन हो रहा है उस वस्तु एवं सेवा के उत्पादन को हम जो इनपुट चाहिए उसको 4 कैटेगरी में बांध सकते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड का मतलब होता है यानी भूमि का मतलब होता है कि इस कार के प्रोडक्शन के लिए जो भी नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, प्राकृतिक संसाधन जिसको हमने और आपने नहीं बनाया है, प्रकृति में यह उपस्थित है, पहले से मौजूद है, इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम कार के अंदर में लैंड के अंदर में रखते हैं। मतलब इस कार के उत्पादन के लिए जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको हम और आप फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में नहीं बना सकते हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम रखते हैं भूमि के अंतर्गत, लैंड के अंतर्गत। फॉर एग्जांपल इस कार के मैन्युफैक्चरिंग के लिए आयरन की आवश्यकता हो सकती है। अब आयरन की हेल्प से हम स्टील बनाएंगे, तो जो आयरन ओर होगा, जो आयरन ओर होगा वो किसके अंदर में आ जाएगा, लैंड के अंदर में। आयरन ओर कहाँ आ जाएगा, लैंड के अंदर में। उसी तरीके से इसके लिए वाटर भी चाहिए। हो सकता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में केमिकल्स को बनाने के लिए वाटर चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल आप समझ लेते हैं, तो ये जल है, जल किसके अंदर में आ जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज में। मतलब इस कार के उत्पादन के लिए जो भी प्राकृतिक संसाधन यूज किए जाएंगे, प्रयोग किए जाएंगे, उसको किस इनपुट में रखेंगे, लैंड के अंदर में। दूसरा है लेबर यानी श्रम। इस कार के प्रोडक्शन में, इस कार के उत्पादन में जो भी व्यक्ति सम्मिलित होंगे, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे एक मैनेजर हो, कोई भी व्यक्ति जो इस कार के मैन्युफैक्चरिंग में सम्मिलित होंगे उसको हम किस में रखेंगे, लेबर के कैटेगरी में यानी श्रम में। यहाँ पे लेबर का मतलब कतई वो नहीं है जो जनरली हम लेबर यानी श्रम का मतलब ये समझते हैं कि जो भी निचले पायदान पे काम करने वाले लोग हैं उसको हम लेबर रखेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। उसी तरीके से भूमि के अंतर्गत सिर्फ उन लोगों को, उन वस्तुओं को नहीं रखते हैं जो डायरेक्टली लैंड से जुड़ा हो। भूमि के अंतर्गत हम उन वस्तुओं को रखेंगे जो सीधे हमें नेचर से मिलता है, ठीक है। लेबर में मतलब जो भी काम करने वाले लोग होंगे। कैपिटल का मतलब यहाँ पे नेचुरल था ना, कैपिटल में आर्टिफिशियल, मतलब जिसको हमने बनाया है, ठीक है। जैसे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग, क्योंकि इस कार का जब प्रोडक्शन हो रहा है, इस कार के प्रोडक्शन में बहुत सारे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, इन सब का इस्तेमाल होगा, तो इनको हम कैपिटल के कैटेगरी में रखेंगे। और चौथा होता है एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने इन तीनों को इकट्ठा किया एक जगह और फिर प्रोडक्शन को शुरू किया। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा, तो अगर टाटा कार बना रही है तो टाटा एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाएंगे, एंटरप्रेन्योर में आएंगे, उद्यमी के अंदर में आ जाएंगे। तो अगर किसी भी वस्तु का अगर निर्माण होगा तो 4 तरह के इनपुट्स चाहिए, निवेश चाहिए। उन 4 तरह के इनपुट्स को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। लैंड के अंदर में इस कार के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए उसको लैंड में रखेंगे। हमें ये समझ में आ गया कि लैंड के ज़मीन के यानी भूमि के अंतर्गत सिर्फ भूमि नहीं आती है बल्कि सभी प्राकृतिक संसाधन आएंगे। लेबर के अंदर में श्रम यानी जो भी काम करने वाले लोग होंगे सब लेबर में आएंगे। कैपिटल का मतलब जो टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स सभी प्रयोग किए जाएंगे इस कार के निर्माण में, उस सबको हम कैपिटल में रखेंगे। और उद्यमी के अंदर में जो इन तीनों फैक्टर को यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, इन तीनों को इकट्ठा करके इन कार बनाने की योजना बनाएगा, जो ये स्किल लेके आएगा, उसको हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। और इन चारों को हम मिलकर एक साथ बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक। इन चारों को एक साथ बोलते हैं उत्पादन के कारक। अब ध्यान से समझना है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ बिस्किट का, ठीक है, आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझ में आ जाए। बिस्किट के लिए हमें लैंड क्या होगा, तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज मिला है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज प्रयोग में लाए गए हैं इस बिस्किट को बनाने में, और नेचुरल रिसोर्सेज क्या प्रयोग किए जाएंगे, फॉर एग्जांपल वीट, गेहूँ, शुगर, वाटर, ऑयल, ये सारे के सारे क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है। और इन सबको हम किस में रखेंगे, लैंड के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। दूसरा कौन सा है, लेबर। तो जो लोग भी इस बिस्किट के बनाने के प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आएंगे उन सबको लेबर के कैटेगरी में रखेंगे, जिसको हमने बोला श्रम। तीसरा कैपिटल, और कैपिटल के अंतर्गत हम किसको रखेंगे, पूंजी के अंतर्गत में जो भी मशीन्स यूज होंगी, जो भी टूल्स यूज होंगे, बिल्डिंग्स,
सारे इक्विपमेंट जो यूज़ होंगे इस बिस्किट को बनाने के लिए उसको हम कैपिटल के अंदर में, और सपोज ये बिस्किट बना रहा है पार्ले, तो पार्ले को किस में रखेंगे, एंटरप्रेन्योर में। पार्ले का काम होगा इन तीन को इकट्ठा करके बिस्किट का निर्माण करना। अब एक बात बताओ, हमने इनपुट्स का यूज किया, इसकी प्रोसेसिंग की, और हमने क्या बना दिया, आउटपुट। हमने आउटपुट बना दिया। अच्छा, क्या ये सारे के सारे इनपुट्स यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर फ्री के मिलते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, हमें इसके लिए कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा। यानी इस पूरे प्रोसेसिंग में जो आउटपुट बन के तैयार हुआ है उसकी कुछ कीमत होगी, उसका कुछ मूल्य होगा। तो हमें देखना है कि सारे इनपुट्स में कितना प्राइस लगा है। जो प्राइस लैंड के एवज में पेमेंट होता है उसको हम बोलते हैं रेंट, यानी किराया। मतलब उस बिस्किट को बनाने के लिए जो वीट, जो शुगर, जो ऑयल, जो वाटर यूज़ किया गया है उसके लिए जो पेमेंट किया गया होगा पार्ले के द्वारा जो पेमेंट किया गया होगा उसका नाम हम रेंट बोलते हैं। ठीक है, किराया। ये किराया वो बिल्डिंग वाला किराया नहीं है, या इस किराए को हम जो भी रेंट ऑफिसेस वगैरह लेते हैं उस किराए से मत समझिए। इसका ब्रॉडर टर्म है, एक व्यापक अर्थ है। मतलब जो पेमेंट नेचुरल रिसोर्सेज को अक्वायर करने के लिए जो पेमेंट किया गया होगा उसको हम बोलते हैं रेंट, और इसीलिए इसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। इन चारों को हम बोलेंगे फैक्टर पेमेंट, जो हम समझते हैं। जो लोग भी इस बिस्किट के प्रोडक्शन में जो लोग भी इन्वॉल्व है उन्होंने कुछ सैलरी ली होगी, उनके सैलरी के लिए जो एक टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं वेजेज या वेतन, या परिश्रमिकी भी बोल सकते हैं। जो टूल्स, मशीन्स यूज़ किए गए हैं उस पर जो खर्च आया है उसके लिए हम बोलते हैं इंटरेस्ट या ब्याज। और जो एंटरप्रेन्योर है, जो पार्ले कंपनी है जिसने बिस्किट बनाया है, उन्होंने अपने लिए जो पैसा रखा होगा उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट यानी लाभ। तो हम बोलते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी इनपुट्स का प्रयोग करके जो हमने आउटपुट बनाया है, सपोज आउटपुट क्या था, बिस्किट। इस बिस्किट की प्राइस क्या होगी? तो इस बिस्किट को बनाने में जो भी इनपुट्स का प्रयोग किया गया है, उस बिस्किट को बनाने में जो भी इनपुट्स का प्रयोग किया गया है उस इनपुट के लिए जो प्राइस पे की गई है, इन सब का सम। तो सपोज इस बिस्किट को बनाने के लिए जो रेंट किया गया है वो 2 रुपये के बराबर है। इस बिस्किट को बनाने के लिए, एक पैकेट बिस्किट को बनाने के लिए जितने भी लोगों को सैलरी प्रोवाइड की गई है उसका टोटल सम है 3 रुपये। जो टूल्स वगैरह यूज किए गए हैं उन टूल्स पे जो खर्च आया है वो 2 रुपये का आया है, और जो प्रॉफिट जो पार्ले कंपनी ने रखा है वो अपना 3 रुपये के बराबर का है। तो टोटल प्रॉफिट कितनी हो जाएगी? 3, 3, 6 और 4, 10। यानी कि इस बिस्किट के पैकेट की कीमत क्या होगी? 10 रुपये। ध्यान में रखना है ये 10 रुपये, चूँकि अभी जो सारे इनपुट्स लगे हैं उन सारे इनपुट्स का योग है, अभी इसके ऊपर में टैक्स नहीं लगा है, तो 10 रुपये में मार्केट में हम सेल नहीं कर सकते हैं। सरकार इसके ऊपर में सपोज 10% का टैक्स लगा देती है, तो 10% का टैक्स का मतलब 1 रुपया टैक्स, तो अब इसकी कीमत हो जाएगी 11 रुपये। तो मार्केट में हमें और आपको यह बिस्किट कितने में मिलेगी? 11 रुपये में। और ये 10 रुपये कैसे हुआ है, इसका बाइफर्केशन ये है, क्योंकि जो इनपुट्स हमने एक्वायर किया है इस इनपुट्स के लिए पेमेंट गया है, और उस पेमेंट को एक्चुअली में हमें और आपको एज अ कंज्यूमर, एक उपभोक्ता के नाते आपको पे करना है। अब हमने शुरुआत की थी यह समझने की कि डिप्रिशिएशन क्या होता है। डिप्रिशिएशन, अब आप डिप्रिशिएशन को आप अच्छे से समझ पाएंगे। डिप्रिशिएशन का मतलब होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो गुड्स यानी वस्तु एवं सेवा का जो उत्पादन हो रहा है, जो वस्तु एवं सेवा का उत्पादन हो रहा है, इस वस्तु एवं सेवा के उत्पादन के लिए जो इनपुट्स यूज किए गए हैं, यानी जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप ये यूज़ किया गया है, खासतौर पे जो कैपिटल है, खासतौर पे क्या, जो कैपिटल है, इसके प्रयोग करने के दौरान में इसमें कुछ लॉस हुआ होगा। इसमें क्या होगा? लॉस हुआ होगा, उसमें कुछ घिसावट आई होगी, उसके वैल्यू में कमी आई होगी। उस लॉस इन वैल्यू को हम बोलते हैं डिप्रिशिएशन या मूल्यह्रास। तो अगर आप सपोज कार खरीद कर लेके आते हो, आप एक कार खरीद के लेके आते हैं और जब डेली बेसिस पे आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो खरीद के लाने के बाद से ही उसमें मूल्यह्रास यानी डिप्रिशिएशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो भी कंपोनेंट है उसकी एक लिमिट है, लाइफ टाइम है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसका प्रयोग करेंगे वैसे वैसे उसमें घिसावट होगी, उसमें कुछ लॉस होगा, और उस लॉस को हम बोलते हैं मूल्यह्रास। जब हम बोलते हैं कि कार की हम सर्विसिंग करा रहे हैं, तो एक्चुअली में उस लॉस को रीगेन करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम ऐसा बोलते हैं हम कार की सर्विसिंग करा रहे होते हैं, उसमें जो लॉस अब तक हुआ है उस लॉस को रीगेन करने की, उसकी लाइफ टाइम बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब हम समझते हैं कि जीडीपी में प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन हुआ, ठीक है। सपोज भारत के अंदर में जो भी प्रोडक्शन हुआ है, उत्पादन हुआ है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू 100 रुपये के बराबर है,
ठीक है, रुपीज़ 100 है, तो भारत की जीडीपी हो जाएगी रुपीज़ 100। बट इस 100 रुपीज़ के प्रोडक्शन के लिए, इस 100 रुपीज़ के प्रोडक्शन के लिए जो भी टूल्स मशीन्स वगैरह यूज़ हुए हैं, या जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी जो इनपुट्स का इस्तेमाल किया गया है, उसमें जो लॉस हुआ है वो 10 रुपये के बराबर का है। कितना है? 10 रुपये के बराबर का है। इसको जो माइनस करने के बाद जो हमें मिलता है 90 रुपये, इसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल घरेलू उत्पाद। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिशिएशन, यानी कि निवल या शुद्ध घरेलू उत्पाद इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिशिएशन। और डिप्रिशिएशन हमने क्यों माइनस किया? क्योंकि इस उत्पादन में 100 रुपये के वस्तु एवं सेवा के उत्पादन में जो हमारा लॉस हुआ है, जो इनपुट्स यूज हुए उसमें जो लॉस हुआ है उसको माइनस करते हैं डिप्रिशिएशन को, और तब जो हमें जीडीपी मिलती है उसको हम एनडीपी बोलते हैं, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसको हमने बोला एनडीपी। इसी तर्ज पे हम एनएनपी को भी डिफाइन कर सकते हैं। एनएनपी को कैसे डिफाइन करेंगे? जीएनपी, जो भी उत्पादन हुआ है वस्तु एवं सेवा का जो भारतीयों ने किया है उसमें डिप्रिशिएशन को माइनस कर देंगे, तब जो हमें टर्म मिलता है उसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो अब हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। एक और टर्म है जो हमने अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ा कि अगर हमने फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, छोटा सा कंसेप्ट है, इसको समझ लीजिए। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है? हमने देखा था कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन के लिए इनपुट्स चाहिए थे, और उस इनपुट्स को हमने बोला था कि ये इनपुट्स 4 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, हमने प्रोडक्शन कर दिया। जो प्रोडक्शन हुआ है इसका मतलब, प्रोडक्शन का मतलब आउटपुट। अच्छा, जो आउटपुट बन के तैयार हुआ है उसमें ये सारे किसी पेमेंट किए गए होंगे, और इस आउटपुट का जो प्राइस होता है वो क्या होता है? रेंट प्लस वेजेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी किसी भी वस्तु का जो निर्माण हुआ है उसका प्राइस क्या होगा? रेंट प्लस वेजेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। इसी को बोला जाता है फैक्टर कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। मतलब किसी वस्तु का निर्माण हुआ, ये फैक्ट्री है, ठीक है, तो इस वस्तु की कीमत क्या होगी? जो इसके लिए रेंट पे किया गया होगा, प्लस इसके लिए जो वेजेज पे किया गया होगा, प्लस इसके लिए जो इंटरेस्ट पे किया गया होगा, जो हमने कैपिटल यूज़ किया है उस कैपिटल के बदले में जो पेमेंट की गई है, प्लस इसमें जो किसी एंटरप्रेन्योर ने अपना प्रॉफिट रखा है, इन चारों को ऐड कर देंगे तब जो प्राइस निकल के आएगा होगा फैक्टर कॉस्ट। बट क्या हम किसी भी वस्तु को उसके फैक्टर कॉस्ट पे सेल कर सकते हैं? जवाब है नहीं। हम जब इसको मार्केट में सेल करने के लिए जाएंगे, और सपोज हम मार्केट में पहुँच गए, हम कहाँ पहुँच गए? मार्केट में। जब अपन बाज़ार में इसको सेल करेंगे तो सरकार बोलेगी कि भाई इस पर टैक्स पे करो आप, तो हमें इसके ऊपर में क्या पे करना पड़ेगा? अप्रत्यक्ष कर। इस पे क्या पे करना पड़ेगा? अप्रत्यक्ष कर। जब इसके ऊपर में अप्रत्यक्ष कर पे करेंगे तब जाकर हम इसको सेल करेंगे, वो होगा मार्केट प्राइस। तो हम बोल सकते हैं फैक्टर कॉस्ट प्लस, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, यहीं पे लिखता हूँ, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस उसके ऊपर में जो टैक्स लग गया है वो इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर फैक्टर कॉस्ट 100 रुपये का है, सरकार ने इसके ऊपर में 10% टैक्स ले लिया, तो सपोज उसके ऊपर में 10 रुपये टैक्स आ गया, तो मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी? 110। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 10। लेकिन आप खुद सोचिए, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे वस्तुएं होती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, जैसे दवाइयाँ। अगर सपोज कुछ ऐसे आइटम्स है जिसके ऊपर में सरकार कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सिडी देने की वजह से हमारे लिए वो मार्केट प्राइस सस्ता हो जाएगा। तो सपोज अगर इस आइटम्स पे 5 रुपये की सब्सिडी मिल गई, तब इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी? 105 रुपये। अगर सब्सिडी नहीं मिलती तब ये बाजार मूल्य होती 110 रुपये, लेकिन सब्सिडी देने के बाद इसकी प्राइस हो गई 105 रुपये। तो हम इन सारे टर्म्स को एक साथ समराइज कर लेते हैं। जीडीपी इक्वल टू प्रोडक्शन, यानी पर्यायवाची आप याद रखना, जीडीपी का प्रोडक्शन यानी आउटपुट किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, और ये जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? हमारी टेरिटरी में। हमें इससे मतलब नहीं है कि प्रोडक्शन कौन कर रहा है। जीएनपी इज इक्वल टू प्रोडक्शन किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, उसकी मॉनेटरी वैल्यू याद रखिएगा, और प्रोडक्शन कौन करे? इंडियन। प्रोडक्शन इंडियन द्वारा होना चाहिए। फिर जीएनपी और जीडीपी में रिलेशन हमने देखा कि जीडीपी प्लस नेट फैक्टर्ड इनकम फ्रॉम अब्रॉड,
इसके अलावा हमने डिप्रिशिएशन को देख के हमने देखा कि NDP इज इक्वल टू GDP माइनस डिप्रिशिएशन, क्योंकि जो मूल्यह्रास है उसको माइनस करने के बाद जो हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू GNP माइनस डिप्रिशिएशन। ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी देखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के कारक, उसमें क्या हुआ, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इसको मैं फैक्टर कॉस्ट बोल देता हूँ, क्योंकि हमने ऐड कर दिया है तो इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। और हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, तो इसको हम बोलेंगे बाजार मूल्य इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, माइनस सब्सिडी। तो ये सारे टर्म्स को आप याद रखेंगे। इन टर्म्स से संबंधित हमने सभी टर्म्स को समझ लिया है। कोई भी समस्या हो तो एक बार आप वीडियो को दोबारा रिविजिट कीजिए। और आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। फिर अगले क्लास में हम लोग इन रिलेशंस के ऊपर में एक सवाल को देखेंगे, ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और पूरी हो जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।